रहमानिर्रहीम। हम लोग कैपिटल गेन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर गए थे, लेकिन हमारी स्लाइड्स और वो सवाल जो थे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चेंजेस हैं, तो इस वजह से अब मैंने इस सारे को अपलोड कर दिया, आपको अपडेट कर दिया है। अब आपने मेजरली यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो नए सवाल जिस तरह के एग्ज़ाम में आ रहे होंगे वो आपकी कहीं किताब में अवेलेबल उस तरह से नज़र नहीं आएंगे। सबसे पहले हमने कैपिटल एसेट को डिफाइन कर लिया था, इस डेफिनेशन को हमने रटा लगा लिया। फिर हमने इसको समझने के लिए कुछ इस तरह की बातें कर ली थी। असल कहानी यहाँ से शुरू हुई थी कि भाई कैपिटल गेन 4 तरह के आ गए हैं। नंबर 1 इमूवेबल प्रॉपर्टी, नंबर 2 सिक्योरिटी, नंबर 3 पर्सनल मूवेबल, और नंबर 4 अदर में आ गया लिस्ट अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी। इमूवेबल के अंदर हमने ये सारी बात समझ ली थी। इसके अंदर एक अहम बात सेक्शन 75A वाली थी कि अगर कैश में पेमेंट हो गई तो क्या होगा, 5% वाली बात और कॉस्ट वाली बात, ये एक अहम बात थी। और बाकी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। बाकी रेट जो है ये एग्जाम में प्रोवाइडेड होंगे। हमें पता होना चाहिए कि यार 3 कैटेगरी में हमने इसको किया हुआ है। ओपन प्लॉट अलग है, और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी अलग है, और फ्लैट अलग है। और टैक्सेशन कैसे हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड टैक्सेशन हो रही है। ठीक है ना, ये सारी कहानी आसान सी थी। टैक्सेशन ऑन डीम्ड इनकम वाली बात आ गई थी। डीम्ड इनकम के ऊपर हमने लास्ट टाइम भी सवाल बनाकर उसको डिस्कस कर लिया था, और ये सारी बात हमने समझ ली थी। अब ऐसा सवाल बनेगा अगर यहाँ से बनता नजर आएगा तो। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं जनाब। टैक्सेशन ऑफ डीम्ड इनकम हमने डिस्कस कर ली, और इसके बाद आ गया जनाब कैपिटल गेन ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की डेफिनेशन आ गई हमारे पास, और सिक्योरिटी की डेफिनेशन के बाद हमने पब्लिक कंपनी और ये वाली बात। अब यहाँ एक बड़ी अहम बात यह है कि जब हम पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देख रहे हैं, तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में लिखा होता है पब्लिक कंपनी हुज शेयर वर ट्रेडेड ऑन अ रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान एट एनी टाइम एंड रिमेन लिस्टेड ऑन। इस सेक्शन में जब हमने सिक्योरिटी की डेफिनेशन में सेक्शन 37B में, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कंपनी शैल बी considered as security if such company is a public company at the time of disposal of such share। एक पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन हम पूरे इनकम टैक्स लॉ में इस्तेमाल करेंगे, और एक सेक्शन 37 में इस्तेमाल करेंगे। पूरे इनकम टैक्स में तो जरूरी है कि वो रिमेन लिस्टेड ऑन दैट स्टॉक एक्सचेंज एट द एंड, लेकिन यहां जरूरी नहीं है। अगर मैंने शेयर बेचे हैं 31 मार्च को और अप्रैल में वो डीलिस्ट होगी ये कंपनी, तो तब भी ये सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी मैंने कब कैसे देखना, जिस दिन शेयर बेचे हैं उस दिन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी कि नहीं थी। वेरएज ये कंपनी यहाँ ये बात थी कि नहीं, 30 जून की तारीख को देखेंगे कि ये कंपनी लिस्टेड है कि नहीं है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात है, इसको यहाँ क्लैरिटी में देखना है। हमने इस वाली बात को देखना है। क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जी, फिर इसके ऊपर हमने शेयर्स की सेल को देखा, और हमने एक अहम बात वो 5% एक्सपेंसेस वाली आ रही थी। ठीक है ना। फिर हमने कहा यार ये 3 कैटेगरी में आ गया। कैटेगरी ए के शेयर, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, लेकिन ये कहाँ खरीदे गए हैं, 30 जून 2013 तक जो शेयर खरीदे हैं। फिर आ गया 1 जुलाई 2013 से लेके 30 जून 2022 का टेन्योर 12.5%, ये गलती से 15 लिखा हुआ। और फिर आ गया 1 जुलाई 2022 से ऑनवर्ड, फिर होल्डिंग पीरियड की बेस पर आ गया। ऐसे ही है। अच्छा जी, फिर एक बात और अहम बात डिस्कस हो रही है, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी कब सेपरेट ब्लॉक में जाएगा और कब नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगा, सिक्योरिटी होते हुए भी। जनरल उसूल तो यह गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटी शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट ब्लॉक। लेकिन सिक्योरिटी के केस में लिखा डिस्पोजल ऑफ शेयर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी, 2 केसेस ऐसे हैं, मेड अदरवाइज देन थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज। वो जो मैंने आपको शेयर बेच दिए, यानी जिसकी क्लियरेंस NCCPL से ना आ रही हो, अगर वो वाले शेयर आपने डिस्पोज ऑफ किए हैं,
तो दो आपको पेनल्टीज लग रही हैं। नंबर 1 आप NTR में चले गए, नंबर 2 आपको 0.5% एक्सपेंस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी जब भी मिल रहा था ना जब मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन हो रही थी। दूसरा भी ऐसी है, डिस्पोजल थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफर ड्यूरिंग लिस्टिंग, वो भी यही है कि अगर आपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की है लेकिन उसकी क्लियरेंस NCCPL से नहीं करवाई, इसका मतलब है सेपरेट ब्लॉक में जब जाएगा जब शेयर की क्लियरिंग NCCPL से हो रही है। अगर NCCPL के अलावा हो रही है तो फिर वो कहाँ चला जाएगा, NTR में चला जाएगा। अब ये एक बात समझने वाली है इसमें। फिर एक आम हो रहा है कि शेयर की गेन की कैलकुलेशन कैसे होनी है। दो मेथड का डिस्कस हो रहा है, एक FIFO मेथड और एक एवरेज मेथड। FIFO मेथड कब लगेगा, जनरली FIFO मेथड ही लगेगा, ठीक है ना। अगर शेयर मुख्तलिफ औकात में खरीदे गए हैं, बेचे गए हैं, तो गेन कैसे लगेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पर लगेगा। लेकिन अगर एक ही दिन पर सारे शेयर खरीदे गए और उस दिन शेयर स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नीचे हो रही थी, मतलब कुछ शेयर मैंने सुबह 9 साढ़े 9 बजे खरीदे, फिर 12 बजे खरीदे, फिर 1 बजे खरीदे, फिर 2 बजे खरीदे, आज एक दिन में मैंने डिफरेंट शेयर खरीदे हैं और आज शेयर की प्राइस जो है वो मूव हो रही थी। अब FIFO नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा, एवरेज मेथड लगेगा। अब ये बातें बड़ी अजीबोगरीब तरीके से इस सारे चैप्टर में लिखी हुई हैं। ये चैप्टर आपने पहले तैयार कर लेना है पूरे का पूरा स्लाइड से, फिर बुक रीडिंग करनी है अगर करनी भी है तो। वैसे तो करे ही ना इस चैप्टर में बुक रीडिंग, लेकिन अगर करनी है तो पहले आप एक दफ़ा कंप्लीट मेरी स्लाइड से तैयारी कर लें, फिर जाएं उधर, फिर आपको समझ आएगी, अदरवाइज वहाँ से समझ नहीं आएगी। अच्छा जी, मसलन अब ये वाली, अब सारी बात जहाँ जहाँ, ये सवाल हमने एक बना दिया आपके लिए। कैपिटल एसेट डिस्पोज ऑफ ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2024, ABC लिमिटेड लिस्टेड, DG सीमेंट लिस्टेड, XYZ लिमिटेड लिस्टेड, PSO लिस्टेड, FFC लिस्टेड। शेयर कब खरीदे हैं, इनकी डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन है, कितने के खरीदे हैं ये गिवन है, ब्रोकरेज एक्सपेंसेस भी गिवन है और डेट ऑफ डिस्पोजल भी गिवन है, डिस्पोजल प्रोसीड्स भी गिवन है। ठीक होगी बात। शेयर खरीदे गए हैं, ओके। अब 1 बाय 1, ABC लिमिटेड कब खरीदे हैं, कैटेगरी है, ठीक है, कोई गेन नहीं है, गेन इज एग्जाम, ठीक। DG सीमेंट कैटेगरी B, अब कैटेगरी B, और हमने अज्यूम कर लिया कि ये NCCPL से इनकी क्लियरेंस हुई है, तो अब देखें कितने के बिके हैं, 12 मिलियन के, खरीदे कितने के थे, यहाँ से गेन आया, माइनस इसमें से एक्सपेंसेस होने थे ना 0.5% ऑफ परचेज भी, और दोनों का 0.5, दोनों को ऐड करके 0.5% ले लिया, क्योंकि 0.5% ऑफ परचेज 0.5% ऑफ सेल माइनस कर दिया और एक्चुअल इग्नोर हो गया। बात समझ आई है, एक्चुअल एक्सपेंसेस इग्नोर हो गए। आगे चलेंगे, XYZ लिमिटेड B कैटेगरी, उसी तरह PSO कैटेगरी C, लेकिन सेकंड ईयर हो गया, ठीक है ना, 2024 में हमने सेल किया ना। अब जब डेट नहीं गिवन है, नहीं डेट गिवन है बल्कि 30 जून 2024 को, तो 1 साल से ज्यादा, 2 साल से कम, तो 12.5% वाला आ गया। फिर हमने एक 15% को लगने के लिए एक FFC भी खरीदा, जो कि हमने खरीदा 31 दिसंबर 2023 को और बेच दिया लेस देन ईयर, 1 साल के अंदर 15%। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। डन होगी बात। अच्छा जनाब, अभी वो FIFO मेथड और उसको भी क्लियर करना। अब देखें, हमने निशात मिली शेयर खरीदी है, एक शेयर खरीदे 15 जुलाई 2012 में, फिर 1 जुलाई 2015 में, फिर 30 जून 2016 में, फिर 15 जुलाई 2023 में। मुख्तलिफ औकात में शेयर खरीदते आ रहे हैं, 5000, 4000, 3000। हमारे पास टोटल होल्डिंग कितनी हो चुकी हुई है, 17,000 शेयर इकट्ठे हो गए हैं। सोल्ड 14,000 शेयर एट 300 पर शेयर ऑन 30 जून 2020। ऑल ट्रांजैक्शन आर मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन।
वो 0.5 वाली बात एग्जामिनर ने करनी होगी। कैलकुलेट कैपिटल गेन एंड टैक्स पेएबल फॉर टैक्स ईयर। अगर एक ही शेयर खरीदे हैं मुख्तलिफ डेट में, FIFO मेथड लगेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगेगा। बात समझ आ रही है? अब हमने जो 14,000 शेयर बेचे हैं, इसका मतलब है 5,000 ये वाले बिके हैं, 4 ये बिके हैं, 9 हो गए, और 3 ये भी बिक गए हैं, 12 हो गए, 2,000 इसमें से बिके हैं। FIFO मेथड। बात समझ आ गई ना? तो देखें जरा, मैंने उसी तरह ही अब अलग अलग होल्डिंग पीरियड भी लगाना है। जो शेयर आपके खरीदे हैं गेन ऑन सेल ऑफ 2012 के शेयर, वो तो 0% है, ठीक है ना। फिर जो शेयर आपने खरीद बेचे हैं 2015 वाले, वो बी कैटेगरी में आए। फिर जो बेचे हैं आपने 2016 वाले, वो भी बी कैटेगरी में आए। और जो आपने बेचे हैं इस वाली कैटेगरी के, इसी कैटेगरी में आए। अब इनके अंदर हमने कॉस्ट अपनी अपनी उठाई है, FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और क्योंकि उसने कहा था कि मार्केट बेस है, तो सब में वो 0.5% का कॉन्सेप्ट भी लगा दिया। डन होगी, ठीक है बात। यही कहानी अगर एग्जामिनर ने ऐसे कर दी, वो कहता जी PSO कंपनी के शेयर खरीदे हैं, 15 जुलाई की एक ट्रांजैक्शन बताई है, पहले 1,000 शेयर खरीदे, फिर 2,000 खरीदे, फिर 1,000 खरीदे, फिर 5,000 खरीदे, एक ही तारीख को खरीदे सारे शेयर। कितने शेयर खरीदे? 9,000। कितने बेचे हैं? अब गेन कैसे निकालना है? एवरेज से, ठीक है ना। अब एवरेज मेथड लगा। एवरेज मेथड कैसे लगा? पहली बात है गेन कैसे लगा? कितने के शेयर बिके हैं हमारे? 3.5 ज़रब 5 करते जाए, जरा चेक भी हो जाएगा। 17,50,000 माइनस खरीदे कितने के थे? 15 लाख के। ये 15 लाख कहाँ से आया है? मैंने नीचे आपको वर्किंग करके दिखाई है। ये 17 लाख की एवरेज सारी कॉस्ट ऐड कर ली, उसको तकसीम कर दिया 9,000 से। हमें एवरेज शेयर 3,300 रुपए का पड़ा है। एवरेज एवरेज पर कॉस्ट डाली है अब हमने 5,000 शेयर की। बात समझ आ गई है? मेरा पूरा संडे तुम लोगों ने बर्बाद करा दिया, ठीक है ना। तो ये, लेकिन ये है कि अब एक डॉक्यूमेंट बन गया कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारी बातें क्लियर हो गई हैं। जहां जहां नए स्टाइल में एग्जामिनर जा सकता है, वो मैंने सारे क्वेश्चन आपको एक एक ड्रॉ कर दिया। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, बाकी आप कर लेंगे। आपको एवरेज भी समझ आ गई, FIFO भी समझ आ गई, और जर्नल वाली बात भी समझ आ गई, ठीक है ना। मार्केट बेस वाली बात भी समझ आ गई, कैसे हमने एक्चुअल ब्रोकरेज को इग्नोर करना है। और एक आ गया कि एग्जामिनर हो सकता है अभी एक बात ऐसे कर दे, जैसे कि इस सवाल में मैंने एक सवाल में शायद आगे जाके डाली है, जहां मैंने कहा कि यार ब्रोकरेज एक्सपेंस को इग्नोर कर दें। किसमें? इस वाले में, हाँ, यहाँ लिखा इग्नोर ब्रोकरेज और कमीशन को। अगर वो इग्नोर कह रहा है तो फिर इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए हमने 0.5 वाली कैलकुलेशन नहीं की हुई है, या वो कह दे कि ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं है, तो फिर दो इंपैक्ट आएंगे। 0.5 भी नहीं करेंगे, प्लस NTR में भी जाएगा, प्लस NTR में भी जाएगा। बात समझ आ गई ना। या लिखा हो जी दीज ट्रांजैक्शन आर नॉट क्लियर बाय NCCPL, फिर हमें समझ आ गई है कि क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर। डन होगी बात जी? ओके। गेन ऑन पर्सनल मूवेबल, ये हम ऑलरेडी भी करके गए थे, इसमें कोई चेंज नहीं थी, उसी तरह ही था कि लॉस रिकॉग्नाइज नहीं करना और ऐसे लेकर चलना। सिर्फ इसमें एक बात एक्स्ट्रा है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, दैट इज एक बात सिर्फ एक्स्ट्रा, हाँ, ये सेक्शन 79 नॉन रिकॉग्निशन रूल। नॉन रिकॉग्निशन रूल क्या कहता है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड सब्जेक्ट
to subsection 2, no gain or loss shall be taken to arise on the disposal of asset. वो कहते हैं अगर कोई आप एसेट का डिस्पोजल कर रहे हो ना, कहाँ, बिटवीन स्पाउसेस अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो कहते हैं अगर कोई सेपरेशन हो रही है हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान में और उस वक्त कोई एसेट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो कहते हैं ये एक नेकी का काम है, इसके रास्ते में रुकावट नहीं डालनी चाहिए, हम टैक्स अपना छोड़ देते हैं ठीक है ना। तो एक बात आ गई, बाय रीजन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एसेट टू एन एग्जीक्यूटर और बेनिफिशियरी ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन, लीगल लवाइकीन को अगर चेंज कर, यहाँ जो असल में अभी हमारे काम की बात है, मैंने इसीलिए इसको बोल्ड किया हुआ है, बाय रीजन ऑफ ए गिफ्ट ऑफ द एसेट टू रिलेटिव एज डिफाइन इन सबसेक्शन 5। वो कहते हैं अगर रिलेटिव से मतलब वही है क्लोज रिलेटिव, और क्लोज रिलेटिव लॉ किसे कह रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा भी है। तो इसका इंपैक्ट क्या है, इसका इंपैक्ट ये है, एक्वायरिंग द एसेट फॉर ए कॉस्ट इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट फॉर द पर्सन डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। वो कहता है अगर कोई ये गिफ्ट हो गया ना क्लोज रिलेटिव के दरमियान में, तो आपने, ये पहले लॉ ऐसे नहीं था, ये चेंज हुआ। आप ऐसे समझे, एक प्लॉट था जो आपके फादर ने 20 मिलियन का परचेज किया हुआ था, आपको ट्रांसफर कर दिया, उस वक्त इसकी प्राइस थी 35 मिलियन, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू। आपने बाद में इसको 50 मिलियन का सेल कर दिया, कभी बाद में, गेन कैसे कैलकुलेट करें? पुराना उसूल ये था कि 50 माइनस 35 ये आपका गेन है। इस उसूल के बाद वो कह रहा नहीं भाई, आपके लिए कॉस्ट क्या है, जो आपके फादर के लिए कॉस्ट थी, इसका मतलब है गेन आपको पड़ गया 50 माइनस। इन दो बातों को बोल्ड इसलिए किया हुआ मैंने। Acquiring the asset for the cost equal cost of the asset for the person disposing of the asset at the time of disposal। वालिद साहब का टैक्स भी आपको पड़ गया है। प्रीवियसली ये एग्जेम्प्ट हो जाता था, क्योंकि प्रीवियस रूल ये था कि नहीं, ऐसी सिचुएशन में फेयर मार्केट वैल्यू विल बी ट्रीटेड योर कॉस्ट। अब होगा क्या, यहाँ कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें पेंटिंग और स्कल्पचर ये भाई ने, मदर ने, फादर ने गिफ्ट कर दी होगी, तो फिर कॉस्ट कौन सी लेनी है, जो उनके वाले कॉस्ट थी। जब उन्होंने गिफ्ट की उस वक्त नॉन रिकॉग्निशन रूल लगा, उन्हें कोई टैक्स नहीं लगा। प्रीवियसली वहां तक का टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता था। तो हम कभी क्लास में बात बोलते थे कि यार फैमिली में कोई चीज़ आपने डिस्पोज ऑफ करनी है, पहले गिफ्ट करें फैमिली मेंबर को, फिर वो फैमिली मेंबर उसको सेल कर दे, टैक्स बच जाएगा, बिकॉज प्रीवियसली कॉस्ट वो वाली चली जाती थी। तो मेरी बात समझ रहे हैं? शायद ये बात गवर्नमेंट को समझ आ गई, क्योंकि लूप होल्स ऐसी होते हैं ना कि उसमें से आपको कोई बात समझ, उन्होंने इस लूप होल को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, जब ये क्लोज रिलेटिव्स हैं तो फिर कॉस्ट पुराने वाली लेकर चले गए। अच्छा जी, यहाँ वो लिखा हुआ है, वो रिलेटिव भी डिफाइन हुए हैं, जिसका वही मतलब है, मैंने यहाँ लग दिया। In summary, a relative in this context include just not direct family member like grandparent and grandchildren, यानी ऊपर वाली चेन और नीचे वाली चेन दोनों, but also their spouses and any adopted children in the family। ये सब लोग इसके अंदर शामिल हैं सेक्शन 85 की। ये इधर उधर की बातें मैंने इकट्ठी कर दी हैं ताकि आपको जब जो बात यहाँ कहीं हो रही है वो वहां पर लिखी हुई भी हो। अब पास पेपर में आपको एक अच्छा सवाल ये नजर आएगा, ये वाले कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए। वैसे तो ये अच्छा सवाल नहीं है, पुराना सवाल है, लेकिन ये वाले कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए। सालिया इज अ रेजिडेंट पर्सन, शी डिस्पोज ऑफ द फॉलोइंग एसेट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2017। A painting which she inherited from her father was sold for 12.5 million, 1.25 million. The market value of the painting at the time of inheritance was 1.55 million. Painting was purchased by her father for 1. अब हमें समझ आ गई कॉस्ट कौन सी लेनी है, 1.3 million। ठीक होगी ना बात? सोल्ड ज्वेलरी, इसका मतलब है पेंटिंग पे तो लॉस हो गया फिर, लेकिन लॉस को तो रिकॉग्नाइज नहीं करना, नॉन रिकॉग्निशन का रूल विल अप्लाई। शी सोल्ड ज्वेलरी फॉर 2.3 million,
which was purchased by her husband in March 2005 for 1.3 million and gifted to her on the same day. कॉस्ट कौन सी लगेगी? जो हस्बैंड की कॉस्ट थी वही रिलेटिव की डेफिनेशन में आ गया। गाड़ी आ गई, गाड़ी तो एसेट ही नहीं है, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आता ही नहीं है। शी सोल्ड डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल भी नहीं आती। सारे मूवेबल तो निकल गए थे ना, सिर्फ क्या बच गया था? पर्सनल मूवेबल एसेट बच गए। तो ये वाली बातें आपको यहाँ से मिल जाएंगी करने के लिए। और ये भी देखना है कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या थी। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी, कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा, ठीक है ना, डिस्कस करना है। तो जो ये वाली बातें आएंगी इसमें, अच्छा और भी क्या लिखा, अबव ट्रांजैक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल गेन, इसका मतलब है इनकी वो भी डिस्कशन नहीं करनी। अगर कोई चीज कैपिटल गेन नहीं है तो ये नहीं बताना वो जहां जा रहा है वहां क्या होगा। अब दो बातें, अगर एक लिखा होता डिस्कस द टैक्सेबिलिटी, फर्ज किया एक इनकम हमें नजर आ रही है जो यहां नहीं टैक्स होनी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होनी है, फिर हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिस्कस करेंगे। लेकिन जब लिखा हुआ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल गेन तो हमने सिर्फ बताना है ये कैपिटल गेन नहीं है, जैसे कि हमें इन ट्रांजैक्शन में नजर as depreciable asset are specifically excluded from the definition of capital asset, so no gain or loss will arise. डाइनिंग टेबल इज अ पर्सनल, और हमने कहा कि ये लेकिन एक्सक्लूड है, इसकी टैक्सेबिलिटी डिस्कस नहीं करनी क्योंकि उसने कहा है सिर्फ किस सेंस में डिस्कस करें, कैपिटल गेन। अच्छा जनाब, ये सारा काम हमारा हो गया। ओके, which capital gain are exempt from levy of tax? वो कहता है जो एग्जेम्पशन वाला है वो पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में बातें लिखी हुई है ना, इसलिए लिखा ऊपर ट्रांसफर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मेंबरशिप राइट। ये कैपिटल गेन है, कैपिटल एसेट है लेकिन एग्जेम्प्ट है। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप in the area declared by federal government to be a zone within the meaning of export processing zone। ये दो एक्सेप्शन भी हमें नजर आती है वहां लिखी हुई। मेंबरशिप राइट जहां हमने तीसरी स्लाइड पर बनाया हुआ था कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, तो उसके अंदर राइट्स भी एग्जांपल में शामिल थे। अच्छा, ये भी एक प्लॉट और ये वाली बातें, ये भी आप एक नजर गुजार लेंगे, कोई इसमें मसला नहीं है। अब इसके बाद 3 डेफिनेशन आ गई हैं बस आखिर में जाकर, दैट इज कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट डिसअलाउड। कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट डिसअलाउड, ये 3 डेफिनेशंस हैं। कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट शैल नॉट बी एडमिसिबल इन द फॉलोइंग केसेस। लॉस का मतलब है एक जगह से लॉस हुआ, दूसरी जगह से गेन हुआ। जैसे मैंने 2 प्लॉट खरीद रखे थे, एक प्लॉट पे मुझे लॉस हो गया, एक पे मुझे गेन हो गया, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, और नेट को गवर्नमेंट ट्रीट करेगी मेरी इनकम या एक्सपेंस। लेकिन वो कहते हैं यार ये वाली जो हमारी बात है ना कि हम नेट को ट्रीट करेंगे, इससे कुछ लोग नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं। तो ये उस ट्रांजैक्शन को थोड़ा कर्टेल करने के लिए ये उसूल है। 3 टर्म्स इस्तेमाल हो रही है, वन इज कॉल्ड वॉश सेल। If an investor sustain a loss on disposal of security and in 1 month period he or his related party purchase the same security thus maintaining his portfolio। वो कहता है फर्ज करें एक बंदा है जिसके पास कोई शेयर्स हैं, जस्ट लाइक हम कहते हैं किसी बंदे के पास उसने कोई एक शेयर खरीद रखे थे, फर्ज कर लें PSO कंपनी के। उसने जब शेयर खरीदा था ये 500 रुपए का शेयर था। आजकल ईयर क्लोज हो रहा है और स्टॉक मार्केट डाउन आई हुई है और शेयर ये इस वक्त है फर्ज कर लें 300 रुपए का। एक तो है मैं ये शेयर बेच दूं, मुझे लग रहा है भाई बड़ा नुकसान हो गया, मैं बेच दूं तो मुझे लॉस हो जाएगा, ये लॉस का मुझे बेनिफिट मिलेगा किसी दूसरी जगह एडजस्टमेंट की शक्ल में, किसी और सिक्योरिटी मसलन निशात मिल के ऊपर मैंने गेन कमाया और वहां मुझे इसका फायदा मिल जाएगा। लेकिन एक है कि मैंने थोड़ा सा ना एक सिर्फ ये बात देखी कि यार इसमें 200 रुपए का लॉस पर शेयर आ रहा है और मेरे पास इतने शेयर हैं, मल्टीप्लाई करूं तो इतना लॉस है जिसका मैं टैक्स बेनिफिट, लॉस का टैक्स बेनिफिट है ना। तो मैंने कहा अच्छा यार कोई बात नहीं है, ये 200 रुपया बुक कर लेता हूं मैं लॉस। कब? फर्ज करें 30 जून 2024 को।
और 1 जुलाई 2024 को दोबारा शेयर खरीद लेता हूँ पीएसओ के। इसका मतलब है मैं पीएसओ की जान छोड़ना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इस लॉस की अट्रैक्शन की वजह से इसे सेल करके एक डमी ट्रांजैक्शन डाल रहा हूँ, गवर्नमेंट को शो कर रहा हूँ मुझे लॉस हो गया, हालांकि मैं तो अभी दोबारा अगले दिन आते ही मैंने शेयर खरीद लिए हैं। इसका मतलब है मेरा स्ट्रेटेजिक विजन क्लियर है कि भाई पीएसओ के शेयर ने अभी ऊपर जाना है। मैं आर्टिफिशियली एक सेल क्रिएट कर रहा हूं जिसका नाम हमने रख दिया वॉश सेल, कि अगर इस तारीख को बुक करके मैं 30 दिन के अंदर अंदर दोबारा पीएसओ खरीदता हूं तो गवर्नमेंट की नजर में मेरी ये ट्रांजैक्शन डाउट में पड़ गई है। वो कहता फिर इसका लॉस आप एडजस्ट नहीं कर सकते, मैं या मेरी रिलेटेड पार्टी मीन्स वही मेरा बेटा बेगम, ठीक है ना। मैंने अच्छा पहले तो मैंने सोचा कि यार चलो मैं नहीं खरीदता, अल्लाह कहता है तुमने नहीं खरीदना, मैंने कहा कोई बात नहीं बेगम को खरीदवा देते, बात तो एक ही हो गई है। तो इसलिए लॉ ने कहा कि नहीं, अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर इस शेयर को दोबारा परचेज कर रहे हैं तो फिर आपको डिसअलाउ हो जाएगा, कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट शैल नॉट बी एडमिसिबल, इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। समझ आ गई बात? क्या हो रहा है, एन इन्वेस्टर सेल अ सिक्योरिटी एट अ लॉस एंड देन ईदर इन्वेस्टर और रिलेटेड पार्टी बाय द सेम सिक्योरिटी विद इन अ शॉर्ट पीरियड टिपिकली 30 डेज। ये वाली कहानी है। की पॉइंट क्या है, सेम सिक्योरिटी इज रीपरचेज, लॉस अलाउ ही नहीं करेंगे, रिटर्न तो लेट जारी होती, और अगर हो भी गया तो डिसलॉ कर देंगे, हो भी गया तो डिसलॉ कर देंगे। की पॉइंट क्या है, सेम सिक्योरिटी इज परचेज्ड। पर्पस क्या है, दिस इज ऑफन डन टू क्रिएट अ टैक्स डिडक्टेबल कैपिटल लॉस व्हाइल मेंटेनिंग द सेम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। भाई वो कहता है पीएसओ मेरे पास ही है, मैं सुबह खरीद लूंगा, कोई मसला नहीं है, एक दफा लॉस बुक कर लेते हैं। वो बनी इसराइल के बारे में आता है ना कुरान में, कि वो जब मछलियां पकड़ने का वो हुक्म हो गया तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाल लिया, ठीक है ना, तालाब बना के। वो कहते थे हमने समुद्र में से थोड़े पकड़ी, हमने तो तालाब में से पकड़ी। तो ये वो बनी इसराइल वाले जो जीन्स है ना, वो उनको रोकने की कोशिश हो रही है। वो कहते भाई हमने तो बेच दिया था। बात समझ आ रही है? व्हाट इज डिसअलाउड, व्हाई इट इज डिसअलाउड? टैक्स अथॉरिटी डिसअलाउ दिस बिकॉज investor economic position has not really changed and the loss is seen as artificial for tax purposes। ये तो टैक्स पर्पसेस के लिए एक आर्टिफिशियल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, अदरवाइज इसकी सब्सटेंस ये नहीं है, ट्रांजैक्शन की सब्सटेंस ये नहीं है। ट्रांजैक्शन की सब्सटेंस है आप पीएसओ में अभी भी बुलिश हैं, पीएसओ को आप होल्ड करना चाहते हैं, लेकिन आपने लीगल एक ट्रांजैक्शन ऐसे प्लान किया। अच्छा वैसे सारी जगह लॉ कहता रहा कि यार हम सब्सटेंस को नहीं मानते, हम फॉर्म को मानते हैं, लेकिन यहाँ आकर लॉ खुद बहक गया है। उसने कहा नहीं, अब हमने सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन देखनी है, फॉर्म ऑफ द ट्रांजैक्शन नहीं देखनी। इसका ये मतलब है, लिखना ये लफ्ज नहीं है, ठीक है ना। लॉ कहता है कि नहीं यार ये तो आपने एक आर्टिफिशियली एक लॉस क्रिएट किया है। एक्चुअल लॉस है कि ठीक है आपने पीएसओ बेच दिया, ओके पीछे हट जाए, पीएसओ बेच दिया तो दोबारा क्यों खरीद रहे हैं? हाँ 31st डे पर जाकर खरीद लें, कोई बात नहीं है, क्योंकि 30 दिन मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट होती है। 30 दिन ये तो आपने असल में जब हम इसे प्लान कर रहे होते हैं ना, हम आज की मार्केट की आखिरी ट्रांजैक्शन हमारी ये होगी और कल की पहली ट्रांजैक्शन बाय की हो जाएगी, क्योंकि मार्केट तो खुद भी मूव कर जाती है ना, बस हमें थोड़े से कमीशन पड़ेंगे, वो हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम टैक्स बेनिफिट उठा लेते हैं। तो 30 दिन गवर्नमेंट ने 12 यहाँ डाल दिए, दैट इज कॉल्ड वॉश सेल। क्लियर होगी बात? अब एक कहानी, एक तरह का जो एम्बेजलमेंट थी ना, इस तरह की आर्टिफिशियल लॉस क्रिएट करके टैक्स बेनिफिट उठाने की, गवर्नमेंट ने उसको रोक लिया इस रूल के तहत। फिर एक दूसरी ट्रांजैक्शन है विच इज कॉल्ड क्रॉस ट्रेड, वेयर कोऑर्डिनेटेड रीशफल ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन टू रिलेटेड अकाउंट्स ऑफ द सेम इन्वेस्टर is undertaken to artificially realize capital losses without selling the security to outsider। वो कहता है बस उधर था ना कि जी अगर बेच के दोबारा खरीद ले, अब हमने वही लॉ का वही मिजाज रखना है
कि यार ठीक है फिर हम ऐसे कर लेते हैं, ये तो नहीं मना किया ना। मैंने क्या किया, मैंने अपने 2 अकाउंट मेंटेन कर लिए। स्टॉक एक्सचेंज के अकाउंट मेंबर्स के साथ मेंटेन होते हैं ना, एक मेरा फर्ज किया एकेडी के साथ अकाउंट है और एक फर्ज कर लें कोई एमएलसी के साथ अकाउंट है। मैंने अपने ही अकाउंट में ये शेयर बेच दिया, इधर से बेचकर इधर खरीद लिया, इधर लॉस हो गया। बायर भी खुद ही हूं, सेलर भी खुद ही हूं। इसको क्या कह रहे हैं, क्रॉस ट्रेड, वेयर कोऑर्डिनेटेड रीशफल ऑफ सिक्योरिटी बिटवीन 2 रिलेटेड अकाउंट्स ऑफ द सेम इन्वेस्टर और बिटवीन 2 रिलेटेड brokerage house is undertaken to artificially realize capital losses without selling security to outsider। कोई आउटसाइडर कोई नहीं आया, मैंने सिक्योरिटी खुद को ही बेच रखी है। बात समझ आ रही है? फिर वही मसला है कि सिक्योरिटी लॉस पर होगी। उस वक्त मुझे लॉस का अलाउ होना अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं इस तरह सोच रहा हूं, सिक्योरिटीज आर रीशफल्ड बिटवीन 2 रिलेटेड पार्टीज टू क्रिएट आर्टिफिशियल कैपिटल लॉस। ट्रेड इज इंटरनल। अब उसमें और इसमें फर्क क्या है, ये इंटरनल ट्रेड हो रही है, हमने आपस में मैनेज किया है, वहां किसी भी बंदे को सेल करके दोबारा आकर खरीद रहे थे। पर्पस वही है कि एक आर्टिफिशियल वो क्रिएट हो जाए, लॉस क्रिएट हो जाए और हम उसका बेनिफिट अलाउ कर दें। तो वहां भी यही क्यों डिसअलाउ कर रहे हैं, दिस इज डिसअलाउड बिकॉज द ट्रांजैक्शन आर नॉट कंसिडर जेन्युइन और कंडक्टेड एट आर्म्स लेंथ, मार्केट हैज नॉट डिटरमिन द प्राइस एंड लॉस, इट इज आर्टिफिशियली। तो ये भी डिसअलाउ कर दिया गया। बस आपने समझना है क्रॉस ट्रेड किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये भी थ्योरेटिकली पूछने में भी आ सकता है। और फिर एक आखिरी आ गई टैक्स स्वैप। अच्छा, पिछली दोनों बातों में हमने देखा कि अगर पीएसओ की बात हो रही है तो पीएसओ की बात हो रही है। निशात मिल बेचा, निशात मिल ही खरीद लिया, ठीक है ना, या निशात मिल खुद को ही बेच दिया, बेगम के अकाउंट को बेच दिया, खुद को बेच दिया, तो होल्डिंग तो हमारे पास ही रही ना। इन दोनों में सिक्योरिटी सेम रही है। हमने कहा अच्छा ये इसकी सेम सिक्योरिटी में नहीं ऐसा करने दे रहे, तो हमने कहा ओके कोई बात नहीं है, हमें लॉस हुआ है। अच्छा एक बात सुने, एक ऐसे समझें, स्टॉक एक्सचेंज की एक बात समझें। स्टॉक एक्सचेंज में ना मार्केट में एक ट्रेंड चलना शुरू होता है किसी एक सेक्टर का। मसलन गवर्नमेंट की कोई एक अच्छी पॉलिसी आई और हमें लगा कि यार इस पॉलिसी की वजह से सीमेंट सेक्टर तेज हो जाएगा, तो सीमेंट की सारी कंपनी तेज हो जाएंगी, डीजी सीमेंट भी तेज होगा, स्क्री सीमेंट भी तेज होगा, मैपल लीफ भी तेज होगा, सारी सीमेंट ही तेज होगी। अगर ओवरऑल कोई सेक्टर स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज है तो, या कोई ऑटोमोबाइल्स की पॉजिटिव न्यूज है तो फिर होंडा भी तेज होगा, फिर किया भी तेज होगा, फिर सुजुकी भी, फिर सारे तेज होंगी। या अगर शुगर रिलेटेड कोई बात है तो सारी शुगर इंडस्ट्री तेज होगी। तो मैंने सोचा यार छोड़ो, लॉस एक आ रहा है और ये कहते हैं सेम सिक्योरिटी नहीं खरीदनी, तो कोई बात नहीं है, मैं डीजी सीमेंट बेच देता हूँ, मैपल लीफ खरीद लेता हूँ। बात समझ आ रही? अब मैंने सिक्योरिटी चेंज कर लिया, लॉ कहता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम ये करने लगे, चलो तुम्हें ये भी, इसका नाम रख दिया उन्होंने टैक्स स्वैप। सेल इन दिस केस, इन्वेस्टर हु realize loss does not repurchase the same security. In this case he choose another similar security in the same sector. Sector मतलब शुगर, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, ये सेक्टर्स हैं, ठीक है ना, सेम सेक्टर में। Through this he has eliminated tax liability and has also maintained the portfolio at the same risk return portfolio. क्या मतलब है इस बात का, हम ऐसे अज्यूम करते हैं, कभी एमएफए पढ़ेंगे ना, वहां ये थोड़ी सी बात बेटर पढ़ रहे होंगे, फिर फाइनल में बीएफडी में जाके सही तो पढ़ेंगे कि हर बिजनेस का एक रिस्क है। मतलब प्रॉपर्टी के बिजनेस का एक तरह का रिस्क है, टेक्सटाइल का एक तरह का रिस्क है, सीमेंट का एक तरह का रिस्क है। तो हम जब सीमेंट के शेयर बेचकर दूसरी सीमेंट की कंपनी खरीदी है तो हमारा रिस्क पोर्टफोलियो तो क्या रहा, सेम रहा। अगर आप रिस्क पोर्टफोलियो, आपके यार टेक्सटाइल छोड़ो यार, अब टेक्सटाइल नहीं है, ऑटोमोबाइल्स लेने चाहिए, शुगर खरीदनी चाहिए जी, फिर कोई बात नहीं, फिर भले आप सुबह आके खरीद लें, ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। आपने एक सेक्टर को खैराबाद कह दिया, दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर लिया, अगर लॉस है और उस लॉस का जो टैक्स में बेनिफिट है बिल्कुल उठाइए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हम एक आर्टिफिशियल बात क्रिएट कर रहे हैं, एक आर्टिफिशियल क्रिएट कर रहे हैं और धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं लॉ को।
जैसे बाद दफ़ा न खैर ये कि रिलीजियस सा मामला है, लेकिन हमारे यहाँ रिलीजन में भी कुछ उल्मा ऐसी कुछ ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करवाते हैं जिससे वो उसे हीला बोलते हैं कि ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। मसलन फ़र्ज़ किया जी एक हम कहते हैं जी ज़कात किसे दी जा सकती है, वो कहते हैं जी जो बंदा मकरूज़ हो उसे ज़कात दी जा सकती है। मैंने सोचा यार अच्छा ये ज़कात इतनी सारी देनी है, तो पहले अपने किसी रिलेटिव को उधार दे दिया, मकरूज़ हो गया। अब उस ज़कात के पैसों से उसका कर्ज उतार दिया। ये बिल्कुल ऐसे हीले हैं जिसमें सब्सटेंस असल उसूल है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। व्हाट इज द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन? ठीक है ना, कि सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या है? सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन ये है कि अगर आपको लॉस हुआ है, तो इन तीनों में देखें हमें लॉस नहीं हुआ है, रियलिटी में लॉस नहीं हुआ है, या जो लॉस हुआ है हम अभी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि अनरियलाइज ना गेन टैक्स हो रहा है ना लॉस अलाउ हो रहा है। हाँ सिक्योरिटी है, मैंने 500 की खरीदी थी, 300 की हुई पड़ी है, कोई बात नहीं है। मैंने एक प्लॉट खरीदा था 5 करोड़ का, प्लॉट की कीमत गिर गई है 4 करोड़ का हो गया, क्या ये लॉस रिकॉग्नाइज है? नहीं। सिक्योरिटी में क्योंकि ये रैंडमली चीजें मिल जाती हैं, बिक जाती हैं, तो मैं ये कर सकता हूं कि एक दफा बेच के शो करूं मुझे लॉस हो गया और अगले दिन आकर खरीद लूं। 30 दिन लाने, अगले दिन से मुराद 30 दिन है। दूसरी बात आ गई कि कोऑर्डिनेटेड क्रॉस ट्रेड कर लूं, अपने अकाउंट में बेच के बेगम के अकाउंट में खरीद लूं, बेगम के अकाउंट में बेच के बच्चे के अकाउंट में खरीद लूं, या अपने एक अकाउंट में बेच के दूसरे अकाउंट में खरीद लूं। लॉ कहता है ये भी लॉस नहीं है। या सिमिलर सेक्टर में री इन्वेस्ट कर दूं, डीजी सीमेंट बेचकर अस्करी सीमेंट खरीद लूं, मैपल लीफ सीमेंट खरीद लूं, सेम सेक्टर में। इन तीनों को लॉ ने आइडेंटिफाई करके कह दिया कि नहीं ये वाले लॉस आपको अलाउ नहीं होंगे। तो ये 3 डेफिनेशंस आपको समझनी चाहिए। अभी तक तो कभी आज तक इस एरिया में से लॉ ने न्यूमेरिक सवाल नहीं बनाया है, लेकिन बन जाए तो कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। हमें समझ आ जाएगी इन तीनों में से ये वाली ट्रांजैक्शन है, बस उस लॉस की एडजस्टमेंट नहीं डालनी, दैट्स इट। बाकी लॉस की एडजस्टमेंट डालनी है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा जनाब, तो यहां हो गया हमारा ये कहानी भी खत्म जी। वहां लिखा हुआ है कि किस पे टैक्स नहीं लगेगा, 2 बातें लिखी हुई हैं, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर अपनी स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप बेचे तो कितने की खरीदी थी, कितने की बेची है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। नॉर्मली तो राइट्स के ऊपर भी टैक्स लगता है ना, राइट आल्सो इज अ कैपिटल एसेट। लेकिन मैंने मेंबरशिप खरीदी थी 5 करोड़ की, बेच दी है 8 करोड़ की, तो 3 करोड़ रुपए पर कोई टैक्स नहीं है। बस ये लिखा हुआ है। दूसरा एक लिखा हुआ है कि जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है उनके शेयर अगर बेचेंगे, खास इंडस्ट्री है जो किसी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में बनाई गई है, उसके शेयर अगर बेच देंगे तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है ना, एग्जेम्पशन की ये बात हो रही है। लॉसेस का हम लॉसेस के साथ जाके करेंगे, ठीक है ना। लॉसेस का चैप्टर अब आने वाला है, अब हम एक आध दिन में लॉसेस पे पहुंचेंगे, लॉसेस को वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नॉर्मली लॉसेस 5 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, लेकिन कौन से लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, कौन से नहीं होते, कौन से 5 साल होते हैं, कौन से 7 साल होते हैं, कौन से 3 साल होते हैं, इसके लिए अलग लॉसेस के चैप्टर में सारे लॉसेस को 5 हेड को इकट्ठा करके पढ़ते हैं, तो वहां पढ़ रहे होंगे अब इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, हेड्स ऑफ इनकम हमारे मुकम्मल हो गए। आपको पता है 80% पेपर इस वक्त न्यूमेरिक आता है। अगर हम 100 में से 80 की बात करें ना, तो सेल टैक्स में 18 नंबर का आता है, तो 80 में से 18 और माइनस कर दें, बाकी क्या बचा? 62 मार्क्स की जो कैलकुलेशन है ऑलमोस्ट हम वो सारी कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ दिस इज द टाइम कि हम इसकी फर्दर बेहतर प्रैक्टिस करके अपने आप को इसके ऊपर ज़रा फिक्स कर लें। तो 1:30 बजे का टाइम हमें मिलता है जी, 1:30 बजे से 2:30 बजे तक, 3 बजे तक हम अपनी क्लास कंडक्ट किया करेंगे कल से, ठीक है। कल से आप क्वेश्चन, वो जो मैंने आपको पास पेपर के क्वेश्चंस दिए हैं वो अपने साथ लेकर आएंगे, हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो हमें 4-5 दिन तो यहाँ भी मिल जाएंगे, और फिर इंशाल्लाह जब आप वापस भी आएंगे तो अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये वाली स्लॉट को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, उसमें कोई हमें परेशानी
नहीं हो रही होगी इंशाल्लाह ताला। छुट्टियां 23 को 23, 24, 25 की छुट्टी आपको मिल रही होगी, 26 से आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली आप इस एक्टिविटी को उसी तरह लें जो इसकी सब्सटेंस है। हम ये काम पहली दफ़ा करने जा रहे हैं। हमने 2 सेशन पहले ये थोड़ा सा आगाज़ किया था इस बात का कि थोड़ा सा सीरियस टर्म टेस्ट लिया जाए और उस टर्म टेस्ट की बेस पर बच्चों को ऐसे जस्ट टू मोटिवेट उन्हें कहा जाए यार आपके साथ हाई टी करेंगे या फलां काम होगा। ये हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की, लेकिन 2 सेशन से हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और मैं दोनों सेशन से ये कहता था कि यार इस एक्टिविटी को और सीरियसनेस लाने के लिए इसमें क्लासेस को ऑफ करें, 1-2 दिन की छुट्टी दें, ताकि बच्चा बिल्कुल एक अपने ऊपर एग्जाम इन्वायरमेंट अज्यूम करे और सोचे कि यार जो मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है, आज क्या तारीख है 18, आप समझे 20 दिसंबर तक जो कुछ हमने पढ़ लिया है इसका एग्जाम होने जा रहा है। जो सिलेबस जितना कवर हुआ है हम उसको एक दफ़ा अच्छा सा तैयार कर लें। हम बड़ी मुश्किल से 3 छुट्टियां मैनेज कर पाए। अभी भी मेरा कॉन्सेप्ट है कि नहीं, पूरा 1 हफ्ता ऑफ किया जाए और टीचर थोड़ी थोड़ी स्पीड अपनी पहले से बिल्ट इन करें इन सारी चीज़ों को। सारी दुनिया के अंदर ऐसे ही होता है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में ऐसे ही होता है कि आप एक मर्तबा रुक कर जो यहाँ तक पढ़ा उसकी तैयारी चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने तैयारी नहीं करनी तो फिर उस पढ़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सिर्फ हमारे बोलने से आप पास हो सकते होते तो उसका तो वो तो नहीं होना, काम तो आपने करना है, अल्टीमेटली तो आपके हाथों में से चीज़ें गुजरनी है। उसके लिए कहीं ना कहीं 2 में से कोई एक कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। या तो कॉन्सेप्ट ये लगे कि टीचिंग ही 5 डेज अ वीक हो और बच्चे को 2 दिन मिले, हर हफ्ते वो साथ पढ़ रहा हो, और फिर टेस्टिंग सिस्टम को आप थोड़ा सा और टाइट रखें। वैसे बहुत बेहतर हमारा टेस्टिंग सिस्टम हो गया है। 20% बच्चे टेस्ट दिया करते थे, आज से 2 सेशन पहले अगर हम चले जाएं तो इस मर्तबा हमारा 90% अबव बच्चा टेस्ट देता है, मोर देन 90% बच्चा टेस्ट देता है। वो जो 10% कोई क्रॉनिक है, कोई नहीं करना चाहता, जाहिर है इदारा उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है ना, सिर्फ कोई थोड़े से फंड एलोकेट कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है, फलां कर सकता है। अब इस दफ़ा भी हमने रखा हुआ एनुअल डिनर का साथ फंक्शन रखेंगे इंशाल्लाह ताला, और इसे इमीडिएटली कर लेंगे, जनवरी में इसको सेलिब्रेट भी कर चुके हुए होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग एफर्ट लगाएं, मेहनत लगाएं। जाहिर है ये हाई टी विन करने का ये मतलब नहीं है, बल्कि ये कि आपकी तैयारी हो जाए। ये तो एक बहाना है कि चलें थोड़ा सा आप सीरियसनेस आ जाए, थोड़ा सा आप उसको लेकर चलें। तो उसके लिए भाई हम ये अगले 4 दिन इंशाल्लाह ताला वहाँ पर भी स्पेंड कर रहे होंगे। बल्कि अगर आप आज से ही आना चाहें तो आज से ही आ जाए, 5 हो जाएंगे ये दिन। नहीं आज ही आ जाए, हम 4 और 5 में 25% का फ़र्क है। आज ही आ जाए। बस सिर्फ एक काम करना है, आपने आते हुए क्वेश्चन पेपर लेकर आने हैं हार्ड फॉर्म में, ठीक है ना। ऊपर से परचेज कर लें, सॉफ्ट में मैंने भेजे हुए हैं, हार्ड में ही लेकर आएँ। आज से ही हम काम शुरू करेंगे। और एक और अनाउंसमेंट है, अगरचे ये अनाउंसमेंट बड़ी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन बहरहाल ये अनाउंसमेंट भी है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस हम इस टेस्ट में शामिल नहीं कर रहे। बाकी चारों हेड शामिल होंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि टर्म टेस्ट में आप तैयार कर लें अपना। असल में वो क्योंकि टर्म टेस्ट कॉलेज में सेम टर्म टेस्ट होना है, तो जो दूसरा बैच है उसने अभी इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ा नहीं हुआ है। नहीं, वो थ्योरी को छोड़ देना, थ्योरी का तो कोई नहीं, थ्योरी तो जब मर्जी पढ़ लेंगे ना, हेड्स ऑफ इनकम ही है ना। अगर हम चाहें तो हम थ्योरी पढ़ लें, थ्योरी हम कल से शुरू भी कर रहे हैं, लेकिन उस थ्योरी को शामिल करना है तो कर लें। रिटर्न एंड असेसमेंट वाले चैप्टर्स हैं, उसको पढ़ना है तो उसको कर लें शामिल। चलें, कोई बात नहीं है, हमने बड़ा मेन काम कर लिया हुआ है। हम कल से अपनी इंशाल्लाह ताला थ्योरेटिकल डिस्कशन को भी शुरू करेंगे। फिर आज 1:30 बजे मुलाकात हो रही है। ओके, हो गया, ठीक हो गया।